नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ कुश्ती प्रतियोगिता समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। जिले को 125 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। कुश्ती प्रतियोगिता समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। साथ ही ये दौरा ऐसे ही खाली जाने वाला नहीं है, बल्कि 125 करोड़ की सौगात गोरखपुर को यानी कि सीएम के गृह जनपद को मिलने वाली है। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी है और साथ ही जिले को 125 करोड़ की सौगात भी सीएम देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लाइव जुड़े हुए हमारे साथ सुभाष गुप्ता। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कुश्ती समापन प्रतियोगिता, पहली बार ऐसे किसी खेल के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रतिभाग लिया है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस दौरान ये दौरा खाली नहीं जाने वाला, बल्कि 125 करोड़ की सौगात भी मिलेगी गोरखपुर को। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि ये हर साल जो है पंचमी के दिन जो है यहाँ कुश्ती का आयोजन किया जाता है। ये परंपरागत है। गोरखनाथ मंदिर में हर साल जो है कार्यक्रम होता है। आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय का समापन समारोह था कुश्ती का, और जिसमें जो है 3 खिताब यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें वीर अभिमन्यु, गोरखपुर केसरी और गोरखपुर कुमार 3 खिताब से यहाँ पहलवान नवाजे गए हैं, जिसको यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। आपको बता दें यह कार्यक्रम अभी चल भी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अभी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 3 अगस्त को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जो गोरखपुर को एक बड़ा जो है सौगात देने वाले हैं, जिसमें 125 करोड़ की 400 परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें ये नगर निगम से सारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं नगर निगम से संबंधित, नाली को लेकर ये सारी परियोजनाएं हैं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर को सौगात देंगे। आपको ये भी बता दें कि 39 गाड़ियां जो कूड़ा उठाने के लिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक जो है गाड़ियां हैं, उसको जो है पूरी तरीके से कल हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। और मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में 10 रोजगारों को वहाँ पे रोजगार देने की व्यवस्था की गई। वहाँ पे कल शामिल होगी तमाम कंपनियां वहाँ पे रहेंगी। तमाम सौगात तो मिलने वाली है गोरखपुर जिले को, और साथ में आज जो समापन कार्यक्रम है कुश्ती का, उसमें शिरकत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। बैठक में 13 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार करते हुए राम नगर पालिका परिषद को निगम सीमा में शामिल किया गया है। आज की कैबिनेट में प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार को नई नगर पंचायत के तौर पर सृजित करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही फतेहपुर के खागा, शाहजहांपुर की निगोही, सोनभद्र की नगर पंचायतों के विस्तार के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बुलंदशहर के अनूपशहर, गाजियाबाद का मोदी नगर, मुरादनगर और लोनी, शामली के कैराना, मुजफ्फरनगर की कतौली समेत कई नगर पालिका परिषदों का विस्तारीकरण हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सृजन योजना को भी मंजूरी मिली है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ है। नया घाट मार्ग, सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि स्थल तक 4 लेन बनेगा मार्ग, इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। पिछले निर्णय से भी जो विस्तारीकरण हुआ, ऐसे नवसृजित नगर पंचायतों, नव विस्तारित नगर पंचायतों, नगर पालिका जो सीमा विस्तार हुआ है और नगर निगमों का जो विस्तार हुआ है, ऐसे नए विस्तारों के लिए और नए रचित पंचायतों के लिए आपको याद होगा तो बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और माननीय वित्त मंत्री जी की अनुशंसा से हुआ था। उसके 550 करोड़ रुपए के उपयोग के लिए हम लोगों ने आज एक नई योजना कैबिनेट में प्रस्तुत की थी, जिसको कैबिनेट ने कृपापूर्वक मंजूरी दी है। उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना रखा है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी उपचुनाव की सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि कीर्ति कोल ने नामांकन के दौरान उम्र की गलत जानकारी साझा करी। उन्होंने पर्चे में अपनी उम्र 28 साल बताई थी, जबकि
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ये खबर सपा के लिए किसी बड़े झटके से बिल्कुल कम नहीं है। तो वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है और बीजेपी के दोनों एमएलसी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। आपको ये बता दें कि यूपी को 2 एमएलसी सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया था। सपा उम्मीदवार ने कल अपना नामांकन दर्ज किया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सपा उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो चुका है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मत डालो। आप नॉमिनेशन प्रपत्र में भरते समय भी सतर्क नहीं हैं। आपने बड़ी त्रुटि करी है, तो हम उस बारे में यही कहना चाहते हैं कि जब आप पूरी तरह से सजग होकर के सतर्कता के साथ नहीं आगे बढ़ते हो तो प्रदेश की जनता को इस प्रकार के कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। उनके शासनकाल में जिस ढंग से प्रदेश की जनता को प्रताड़ना मिली, गुंडे, माफिया, लुटेरे, लफंगे सरकारी थानों पर कब्जा करके बैठते थे, सरकारी ठेकों पर लूट होती थी, खनन में जिस ढंग से बंदरबांट होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज वो तरह तरह के केवल अपने कमरों में बैठ करके सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देना प्रदेश को, जनता को भाता नहीं है। सीएम योगी और रामगोपाल की देर रात हुई 15 मिनट की मुलाकात ने सूबे की सियासत में बवंडर ला दिया। बवंडर इसलिए क्योंकि यादव जी सीएम के दरबार में व्यक्ति विशेष की फरियाद लेकर पहुंचे थे। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद एक लेटर आप देख पाएंगे। इसमें साफ शब्दों में एटा से पूर्व विधायक रामकेश सिंह यादव के लिए बुलडोजर के प्रकोप से राहत की मांग की गई है। देर शाम हुई इस मुलाकात के बाद जहां कई सारे सवाल थे, तो वहीं पत्र सामने आने के बाद विपक्षी हमलावर हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसके बाद मुलाकात पर सपा प्रवक्ता दलित, पिछड़े, मुसलमान और सपा के नेताओं पर अत्याचार को लेकर सरकार को चेताते नजर आए हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार नहीं मानी तो सत्ता से टकराना और ईंट से ईंट बजाने की ताकत समाजवादी पार्टी रखती है। एक्ट और न जाने कितने कितने गैर कानूनी तरीके से जो पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अभी जस्ट उनको बताया है कि सूबे में हो क्या रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा जो असली तरीका है, असली तेवर है गुंडा। रामगोपाल के सीएम से मिलने पर शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद यादव ने ज्यादा कुछ कहे बिना बहुत कुछ कहा है और इस मुलाकात पर सवाल भी उठाए हैं। सुनिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आज ये साफ करना चाहिए। आदरणीय प्रोफेसर साहब कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री जी सबके हैं, सबको मिलना चाहिए, लेकिन कौन ऐसी मुसीबत थी कि आदरणीय प्रोफेसर साहब चोरी चुपके से जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आदि पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले पर। तौकीर, जिस तरीके से रामगोपाल यादव कल 15 मिनट के लिए मिले और रात में करीबन 9:30 बजे के आसपास ये मीटिंग हुई है, 9 बजे के आसपास ये मीटिंग हुई है, 15 मिनट की मुलाकात थी। इसके बाद सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया। एक तरफ है सपा जो उनके पत्र को सही ठहरा रही है, दूसरी तरफ है प्रसपा जो निशाना साध रही है कि भैया ठीक बात है, आप मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चोरी छुपे मिलने की क्या जरूरत थी। और उस पूरे पत्र को हमने देखा है, तौकीर आपने भी देखा होगा, उसमें सिर्फ पूर्व विधायक रामकेश का जिक्र है। जी बिल्कुल, जब ये मुलाकात हुई उस समय अखिलेश यादव दिल्ली में थे और दिल्ली के एक नेता रामगोपाल, जो प्रोफेसर रामगोपाल हैं, पार्टी महासचिव हैं, वो लखनऊ पहुंचे थे। तो अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो सवाल उनको करना चाहिए था, ना कि जो प्रोफेसर रामगोपाल को, क्योंकि वो पार्टी महासचिव हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं, सवाल करना चाहिए उनको, क्योंकि उनके पार्टी के कई नेताओं पर इस तरह के हमले हुए। उनका आरोप भी रहा है कि उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव इस जगह पर बैकफुट पर थे और पहली बार प्रोफेसर रामगोपाल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। और दूसरी तरफ रामेश्वर सिंह की तरह ही कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी उनका कैसे बचाव करेगी, उनकी संपत्ति को
को कैसे बचाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और नेताओं में इस बात को लेकर रोष भी है, क्योंकि एटा के जो रामेश्वर सिंह है, उनका कहना है कि उनकी जो बहू है रेखा, वो वहां से वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, उत्पीड़न किया जा रहा है। रामगोपाल ने उस पत्र के जरिए मांग की है कि सीबीआई की जांच हो या एसआईटी गठन करने के बाद इस पूरी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर नजर रखी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, जो भी अधिकारी इसमें शामिल हो। तो फिलहाल अगर ऐसे नेताओं की बात होगी तो सिर्फ एटा के ही नहीं, जिस तरह से शर्जील की बात की जाए, या ऐसे कई नेता थे जिनके घरों पर या पेट्रोल पंप पर या उनका जो संस्थान है वहां पर बुलडोजर चला है, तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी एक तरह का रोष था। और दूसरी बात, करीब 4 ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, तो किस डर से क्रॉस वोटिंग हुई, वो विधायक कौन है? और दूसरी बात, अगर उनके लिए बचाव में अगर अखिलेश यादव नहीं उतर रहे हैं और इस तरह के किसी नेता के लिए उतर रहे हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह का रोष रहेगा कि पार्टी उनके लिए कब खड़ी हो रही है, कब उनका बचाव करेगी। तो पार्टी में बिखराव की भी अटकलें हैं कि किस तरह से जब बड़े नेता अगर किसी एक के लिए खड़े होंगे तो दूसरों के लिए कौन खड़ा होगा। तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं इस मुलाकात के बाद। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल की इस मुलाकात पर सियासी गलियारों में हलचलें जरूर तेज हैं। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी ने भी इस पर तीखा तंज किया है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जब भी मिलने जाते थे मुख्यमंत्री से तो सवाल खड़े किए जाते थे कि सपा विधायक होने के बावजूद उनकी नजदीकियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बढ़ रही हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कई बार तंज किया और एक लेटर भी जारी। ये कहना तौकीर कि ये सौहार्द बढ़ाने वाले पत्र से ज्यादा एक लेटर बॉम्ब जैसा जरूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। जिक्र नागपंचमी का करते हैं। नागपंचमी में हर तरफ भगवान शिव की पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। भारी भीड़ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक लोग कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और गुड़िया का पर्व भी अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है आज के दिन। उसकी भी कुछ आप छटा देख पाएंगे। कानपुर की जो तस्वीरें हैं, मिर्जापुर की तस्वीर आप देख पाएंगे, आगरा की तस्वीर, अलग अलग तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगी कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की परंपराएं हैं और किस तरीके से आज नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो वहीं कानपुर में प्रार्थना सभा में कलमा पढ़े जाने के मामले में पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना को बंद करा दिया गया है, सिर्फ राष्ट्रगान कराया जाएगा। आपको बता दें कि पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में सुबह की प्रार्थना में कलमा पढ़ाए जाने का मामला तब सामने आया था जब रविवार को एक महिला ने वीडियो वायरल किया। इसकी पुलिस की प्राथमिक जांच में पुष्टि के बाद डीएम ने एसीएम और बीएसए से रिपोर्ट तलब की थी। विवाद को देखते हुए स्कूल प्रबंधक ने सभी धर्म की प्रार्थनाओं को बंद करा दिया था, सिर्फ राष्ट्रगान कराना तय किया। एसीपी ने बताया कि 5 अभिभावकों की ओर से संयुक्त तहरीर आई थी। इसमें पुलिस ने रवि राजपूत की तहरीर पर प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच भी शुरू कर दी है। चलिए, अभिनव हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? कल वीडियो वायरल हुआ, आज मुकदमा दर्ज हो गया। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में तूल तब पकड़ लिया था जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल के बाहर पहुंच गए थे और हंगामा करने लगे थे। उनकी साफ मांग थी कि स्कूल प्रबंधन जब तक इस पूरे मसले पर माफी नहीं मांगता है तब तक वो अपनी हंगामे को खत्म नहीं करेंगे और स्कूल को खुलने नहीं देंगे। तो हंगामा बढ़ते हुए देखते हुए प्रबंधन ने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी कर दी थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के 5 कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी थी, जिसमें स्थानीय जो निवासी रवि राजपूत, इसकी तहरीर पर सीतापुर थाने में जो प्रबंधक है फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल के, इनके जो प्रबंधक है इसके सुमित मखीजा, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस अब आगे की पूरी जांच कर रही है। इसी के साथ ही बीएसए को भेजकर स्कूल की मान्यता की भी जांच कराई गई है। जो शीशम में जिस स्कूल के बाहर हंगामा हुआ है वहां की तो सही निकली है और अब से थोड़ी देर बाद इनका पनकी में भी एक सेंटर है फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल का, बीएसए की टीम वहां पर भी पहुंच रही है उस स्कूल की मान्यता की जांच करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी कार्यक्रम की जानकारी साझा करी है। 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन घेरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई कम करने के लिए एक पत्र लिखा। साफ है कि केंद्र सरकार केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर 5 अगस्त को राजभवन का घेराव किया जाएगा।
तो वहीं कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार लोगों के हित के लिए फैसले कर रही है, तो वहीं कांग्रेस दूसरी ओर उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस को तो मुझे लग रहा है कि उन्हें हमारा विरोध करने के लिए विरोध करना ही है, और आज तो उन्हें हर चीज की बढ़ती हुई कीमत बढ़ती हुई दिख रही है। जब वो सत्ता में होते थे तब उन्हें दिखाई नहीं देता था कि हमारे कार्यकाल में आज भी जो गैस का प्राइस है वो कांग्रेस के कार्यकाल से कम है, लेकिन ये कांग्रेस की समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें केवल हमारा विरोध करना है। और जनता ने उनके इस झूठ को लगातार, जो जिस तरह से वो झूठ का उपयोग करके अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसे डस्टबिन कर रहा है। कल तक महंगाई बढ़ाते थे, लेकिन उसके बावजूद चाहे श्रीलंका जैसे देश डूब गए, आज हिंदुस्तान सर उठा के खड़ा है। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, चिंता मत कीजिए, इस महंगाई को भी बहुत जल्द हम पटक के जमीन पे मारेंगे। और रही बात कांग्रेस के विरोध की, तो कांग्रेस का काम है विरोध करना, उन्हें विरोध करना। देहरादून में हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में हो रही लेट लतीफी के खिलाफ उपवास पर बैठने का ऐलान कर दिया है। हरीश रावत अब 6 अगस्त की जगह 7 अगस्त को उपवास करने वाले हैं। हरीश रावत का उपवास मुख्यमंत्री आवास के बाहर होगा, क्योंकि 5 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते तारीख को बदला गया है। और ये जानकारी हरीश रावत ने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए दी है। हल्द्वानी में आज जिला योजना बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या सहित नैनीताल, रामनगर, लालकुआं, हल्द्वानी के विधायक भी मौजूद रहे। जिला योजना की बैठक में नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर 51 करोड़ 51 लाख का बजट आवंटित हुआ है। इस दौरान विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नैनीताल जिले के समग्र विकास के लिए 51 करोड़ 51 लाख की जिला योजना स्वीकृत हुई है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। तो वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि विधानसभा की समस्याओं के अनुरूप बजट कम है, और अगर सरकार जनहित के मुद्दों पर आंखें बंद करेगी तो सरकार को जगाने का काम हम करेंगे। जनपद नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटित हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं, उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए, उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें, ताकि समय रहते हुए उनकी योजनाएं स्वीकृत हो सके। सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा फार्मों में वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।